नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से हमारा वीडियो, हमारी बातें उन तक पहुंच सके। कुछ पुरानी बातें, कुछ नई बातें, कुछ नए तथ्य, कुछ ऐसे रहस्योद्घाटन और कुछ समीक्षाएं। इस दृष्टि से उनके विचार हमको मिलें, आपके विचार भी हमको मिलते रहें कमेंट्स के रूप में, उनका हमेशा स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री का शंख शांति नाद। आप ये कहेंगे भाई इस समय दुर्गा पूजा, नवरात्रि चल रही है और रामनवमी आने वाली है, शंख तो बजता ही है। और शंख वैसे यदि कहें तो कुरुक्षेत्र वैसे याद करते हैं, चाहे आप रामायण कहें या महाभारत कहें, शंख युद्ध के लिए भी बजता है। तो लेकिन भारत का जो युद्ध है वो शांति का युद्ध होता है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो शंख बजाया है वो शांति का नाद, इसीलिए मैं कहूँगा नाद उसी से होता है कि जो गूंजता है। और इस दृष्टि से ये जो नाद है ये शांति के लिए है और भारत में शांति नहीं, दुनिया में शांति के लिए जो संदेश संसद के माध्यम से, देखिए भारतीय संसद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी ताकत है, लोग माने या न माने। अमेरिका या चीन में तो डिक्टेटरशिप, एक तरह से एक दलीय शासन है, तो वो लोकतंत्र उस तरह से तो वो खुद भी अब नहीं कहेंगे हाँ उनके यहाँ संसद है, उनके यहाँ सब राष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति व्यवस्था है। अमेरिका में संसद है लेकिन क्या उसकी आबादी तो भारत से कुछ ही, जैसे कह सकते हैं कि उसके मुकाबले में कहीं नहीं ठहरती है। 140 करोड़ भारत का देश, सारी दुनिया मानती है। इसलिए आज जो वैश्विक संकट है युद्ध का, उसमें हम युद्ध उस दृष्टि से, चूंकि जो संकट आया है वो आगे देर तक चल सकता है, ये प्रधानमंत्री ने आज संसद में कह दिया, जाहिर किया। अपोजिशन बार बार कह रहा था कि बोले हैं, उसके पहले संयुक्त जिम्मेदारी है तो विदेश मंत्री बाकायदा बोलते रहे। पुरी साहब जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा जब जब ऐसे मौके आए हैं, पेट्रोलियम की क्या स्थिति है, उन्होंने, हरदीप पुरी ने बाकायदा उसको स्पष्ट किया और देशवासियों को विश्वास भी दिलाया कि देखिए संकट नहीं है, अफवाहों से बचिए और पूरा इंतजाम है। और खुद कुछ 2 दिन, कभी भी 1-2 दिन कहीं ना कहीं समस्याएं दिखी हैं, अभी भी दिखेंगी, हो सकता है। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि हो सकता है कि लंबे समय तक और इसके परिणाम आएंगे। ये नहीं कहा कि बस अब हम निपट लिए हैं। उन्होंने शांति के शंखनाद के साथ ये कहा है कि हमें लड़ना है मिल करके, पूरे देश की जनता को जागरूक रह करके भी, लेकिन हम सक्षम हैं लड़ने में। एक होता है लड़ना में हमें साधन चाहिए, आपकी सहायता चाहिए, ये नहीं कहा उन्होंने कहा कि भारत के पास इस समय भी 53 लाख टन से अधिक, जिस तरह से उसका भंडार हमारे पास है पेट्रोलियम पदार्थों का, जो जिसके लिए मतलब वो कंपनियों के पास है वो अलग है, सुरक्षित भंडार, रिजर्व जो हमारे पास है, और वो 65 लाख टन तक का इंतजाम, जिसको आप कह सकते हैं कि, और बाकायदा जो पश्चिम एशिया के जिस रास्ते, जो ईरान जिसने केवल यदि रास्ता दिया है, कहने को बताइए चीन को कितना दिया, नहीं दिया नहीं कोई कहा जा सकता, लेकिन अकेला भारत ऐसा देश है जो डेमोक्रेटिक कंट्री के नाते, या जिसके यूरोप अमेरिका से भी संबंध अच्छे हैं, ईरान के साथ तो ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं, उसमें यदि किसी को रास्ता जहाज से निकलने के लिए मिला है तो सिर्फ भारत को मिला है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज के इस भाषण को विश्व के लिए संदेश है। ये संसद के माध्यम से जब कुछ कही जाती है बात, ये लोग ध्यान नहीं देते, कहते भारत वालों को बताया, भारत की जनता को बताना था। हाँ, अपनी संसद के माध्यम से तो जनता को 140 करोड़ का रिप्रेजेंट तो संसद करती है। आज लोकसभा में बोला है, इसका लाइव प्रसारण होता है दुनिया में, कहीं अमेरिका में बैठा हो, चीन में बैठा हो, जापान में बैठा हो, ब्रिटेन में बैठा हो, अफ्रीका में बैठा हो, वो भी देख रहा है, क्योंकि तो ऐसा आजकल डिजिटल का ज़माना है। आप कहीं भी यूट्यूब पर भी प्रधानमंत्री का भाषण कहीं भी दुनिया में देख सकते हैं, बता सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस दृष्टि से जो विश्वास व्यक्त किया गया, हमारे पास उसका भंडार है, हमारे पास जो गैस है उसकी अभी जितनी आवश्यकता है, या खाद किसानों के लिए खास करके जो संकट होता है, फिर फसल के लिए अनाज के भंडार इतने भरे पड़े हैं कि हम दूसरे देशों को देने की स्थिति में हैं, दे भी रहे। आज भी हम ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, चाहे यूएई हो, सऊदी अरब हो, या और कई देश आप जैसे हैं, ओमान है, इन सब में तो भारत से बड़े सामान खाद्य पदार्थों का जाता है। इसलिए रास्ता जहाँ जाने का एक और भी है, ईरान को भी हम खाद्य आपूर्ति की पूर्ति करते रहे हैं कई मामलों में। तो इस दृष्टि से यदि जहाँ जाते हैं और जाते हैं तो उससे उन देशों को जिनसे, वो भी इस्लामिक देश हैं,
अभी तो रमज़ान चल रहा था, उसके बाद भी युद्ध जो चलना ये बहुत दुखद बात रही है और आज भी है। जिस हिसाब से अभी तो 24 घंटे का नोटिस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं कि साहब यदि उसने कुछ किया तो हम पावर प्लांट भी डाल देंगे। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो इसके संकट से, जो पूरी दुनिया के लिए दोनों के धमकियों से और मिसाइलों से जिस तरह से एक बड़ा ही युद्ध का संकट पैदा हुआ है, उसके दूरगामी असर भी हो सकता है, जिसके असर आगे भी पड़ेगा, ये भी प्रधानमंत्री ने मान लिया है, माना है, मतलब जनता को बताया है, कोई छिपाया नहीं है। देखिए, जो परिवार का मुखिया होता है वो सबको बताता है कि हमें कैसे तैयार रहना है, हमारे पास क्या साधन है, हम कैसे संकट से निपट सकते हैं, कभी कोई बीमारी आएगी तो डॉक्टर के पास जाने का हमारे पास इलाज है। उसी तरह से यहाँ पर भी भारत के प्रधानमंत्री ने, चूंकि उन्होंने कहा कि हम पहले से हमारी तैयारी रहती है ऊर्जा संकट से निपटने के लिए, हम अपनी आत्मनिर्भरता भी पिछले 10-12 वर्षों में जो बढ़ाई है, कितना हमने किस क्षेत्र में, मैं इसलिए उस आंकड़ों पर मैं नहीं जाऊंगा, चूंकि संसद के भाषण आप सुन चुके हैं, प्रधानमंत्री का भाषण आप अलग से सुन लीजिएगा। मैं यही निवेदन करूंगा, चूंकि मैं कहूंगा कि मैं उसकी जो प्रमुख बातें हैं उसका क्या अर्थ निकलता है, जो हम जैसे पत्रकार वर्षों से संसद में देखते रहे हैं। अब देखिए, चाहे वो 62 वार रही हो, चाहे 65 वार रही हो, चाहे 71 वार रही हो, या कारगिल हुआ हो, या अभी आतंकवादी हमले तो 20 साल से हम 25-30 साल से झेल रहे हैं उसमें, उस हमलों में, या बांग्लादेश की वार के समय में वो 71 का ही था, और सिंदूर ऑपरेशन के समय भी देश के लिए जो देश ने जो काम किया और बाहर से कोशिश की पाकिस्तान ने, उसके बाद भी उसका मुंह तोड़ जो जवाब दिया, और आज भी जवाब देने की स्थिति में है। अब तो पाकिस्तान इतना पागल हो गया है कि वो कह रहा है कि अमेरिका यदि हमें कुछ छेड़ेगा ईरान की तरह तो हम तो मुंबई और दिल्ली पे कर देंगे। वो भूल जाते हैं कि मुंबई और दिल्ली करने से पहले कराची और लाहौर, वो भी कहाँ उनकी क्या स्थिति होगी, और उसका असर क्या भारत में दिल्ली पर यदि परमाणु शक्ति का कोई उपयोग मिसाइल का करेगा तो उसका असर तो दूर दूर मीलों तक जाता है। ये भूल रहे हैं और परमाणु का करने का सोचेंगे नहीं, क्योंकि भारत ने कहा है कि ऐसा कभी कोई ऐसा करेगा नहीं, भारत कभी भी पहला प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन आज भी स्थिति थी कि उनके पास सिंदूर ऑपरेशन में भारत कुछ कर सकता था। बहरहाल, मैं पाकिस्तान की बात न कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश में तो हालत ख़राब है, हाहाकार मचा हुआ है, वहाँ तो खाने के ही लाले हैं, वहाँ पेट्रोल डीजल तो छोड़ दीजिए, कई संकट वहाँ पैदा हो ज़्यादा होने वाले हैं। वो तो अमेरिका और चीन की भूख जैसे कहते हैं ना, कटोरा ही नहीं पूरा टोकरी सिर पर रख करके जो है घूम रहे हैं, हाथ में नहीं लिए हुए हैं। चारों तरफ से जितने उनके मुनीर हों तो हथियार उनको चाहिए दान चाहिए, पैसा चाहिए, वर्ल्ड बैंक से पैसा चाहिए। तो पाकिस्तान से तुलना नहीं है, लेकिन जो ये युद्ध है, जैसे कोविड काल की भी उन्होंने बाकायदा चर्चा की कि कोरोना में जैसे हम निपटे, वैसे ही ये भी एक संकट सामने दिख रहा है, और इसीलिए उन्होंने हड़बड़ी में नहीं दिया वक्तव्य। विदेश मंत्री जयशंकर या हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री ने डिप्लोमेटिकली दुनिया भर से संपर्क, दिन रात, मैं जानता हूँ, देखिए अमेरिका में उस समय दिन होता है जब हमारे यहाँ रात होती है, तो आधी रात के बाद भी हरदीप पुरी और जयशंकर लगे रहते हैं, बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का समय हमसे डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उन सब देशों से संपर्क रखना है। अल्जीरिया, लातिन अमेरिका, वहाँ से जहाज पहुँच रहा है। रूस ने चीन को जो जहाज गैस के और उस भेजे थे पेट्रोलियम के भी, उनको भारत की तरफ डाइवर्ट कर दिया। रूस के साथ हमारे संबंध कम नहीं हुए, रूस से हम बराबर तेल खरीदते रहे। अपोजिशन जो अफवाहें फैलाता है, इसलिए आज उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया, अपोजिशन नहीं, देश की और ताकतें भी हो सकती है, जो बाहरी ताकतें भी, जो भारत को अराजकता की तरफ ले जाना चाहते हैं। नक्सल खत्म हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अर्बन नक्सल तो हैं, या और लोग हैं जो भारत को कोई अस्थिरता से, बाहर की ताकत के इशारे पर, या गलतफहमी में, गलती से, या अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। मैं राजनीतिक दलों का मैं भी नाम नहीं लूंगा, मैं तो मानता हूं कि राजनीतिक दलों को सबको मिलकर ही इसलिए संसद में कहा गया, और राज्यसभा में कल फिर उस पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य होगा, हो सकता है 24 घंटे में और भी कुछ डेवलपमेंट्स हो। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि संसद की आवाज़ शंखनाद से बड़ी है। युद्ध है, लेकिन हमारा युद्ध तो शांति के साथ ही निपटने का है, हमारा युद्ध किसी से नहीं है। भारत इस समय कहीं कोई हमला नहीं कर रहा, पाकिस्तान तो अब चुप बैठ गया है। पाकिस्तान सिंदूर ऑपरेशन के बाद अब वो भारत की तरफ आंख उठा करके देखने में उसको 1 लाख बार सोचना पड़ेगा, जब भी वो धमकी कुछ भी देते रहे। इसी तरह से चीन के साथ भारत का संवाद जितना शुरू हुआ है, चीन के तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है भारत के साथ हम आर्थिक संबंध, भारत के साथ हम राजनयिक कूटनीतिक संबंध, बल्कि लोगों का आना जाना भी जब काफ़ी कुछ खोला गया है, हवाई सेवाएं शुरू हुई है, तो चीन के साथ, और अभी भी ये भी घोषित हुआ है कई चीज़ों में उनको इन्वेस्टमेंट के लिए सुविधा दे दी गई है। तो भारत के संबंध तो दुनिया से इस समय ब्रिक्स देशों में भारत की एक भूमिका है, और भारत कूटनीतिक तरीके से मध्यस्थ दलाली नहीं करना चाहता कि हम बीच में तो इसको कहें उसको। हाँ,
शांति के लिए सभी से, पश्चिम एशिया के देशों से, चाहे ईरान इसराइल के साथ बात करना हो, सऊदी अरब से बात करना हो, ओमान के बात करना हो, जॉर्डन से बात करना हो, हर जगह जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, मैं कुछ ही नाम गिना रहा हूँ, खाड़ी के देशों में खास करके हाल के वर्षों में जितना उनका सम्मान हुआ है, राष्ट्रीय सम्मान हुआ है, इसलिए प्रधानमंत्री की आवाज़ भारत की आवाज़ है, 140 करोड़ जनता की आवाज़ है। और उन्होंने शंख बजाया है कि हम ऊर्जा से निपटने के लिए, हमारे पास सौर ऊर्जा भी इस समय है, हमारे पास खाद के लिए पर्याप्त भंडार हैं और जो भी खाद है, और बाहर से आपूर्ति के लिए विदेशों से आयात करने का पूरा इंतजाम है ताकि किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। गैस के इंतजाम के लिए हमारे यहाँ भी उत्पादन बढ़ाने की जो अपना घरेलू उत्पादन है, ये ठीक है 60% हम बाहर से आयात करते हैं, लेकिन देखिए 2 शिप पहले पहुंचे हैं, 2 और शिप आने में, 22 तो रास्ते में खड़े हैं। इतना ही तो इंतजाम पेट्रोलियम का, इतने अधिक पेट्रोलियम और गैस का पूरा इंतजाम है, तो 50-60 दिन में 2 महीने तक तो वैसे ही आसानी से, उस 2 महीने तो कितने शिप आ जाएंगे। और दूसरे रास्ते भी हैं, अमेरिका से जो आया हुआ है शिप, वो दक्षिण भारत में पहुंच गया बंगलोर में। ऐसी स्थिति में ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि भाई ये रास्ता बंद है, दूसरे रास्ते भी भारत ने खोले हैं। ये ठीक है, दूर होता है, महंगा होता है, अमेरिका तो यही चाहता है हम उनसे खरीदें, लेकिन भारत ने ईरान के साथ भी जब अधिक समय आया, वरना भारत ने ईरान के साथ संबंध रखे, तेल की आपूर्ति वहाँ से कुछ कम हुई, लेकिन रूस से हमारा कभी कितना ही उन्होंने सैंक्शन वैंक्शन की बड़ी धमकियाँ देते रहे, सैंक्शन लगा रखा था, तब भी रूस से हमारे संबंध, रूस से तेल का आयात बंद नहीं हुआ था। ये भारत सरकार का वर्षन है, मेरा नहीं है। भारत सरकार ही इसको, चूंकि तो रिकॉर्ड में होता है, जब भारत सरकार कोई संसद में बताती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठ हो सकता है। बाहर तो कुछ भी वक्तव्य दूसरी पार्टियां दे सकती हैं या संसद में सरकार भी दे सकती है, लेकिन जब संसद में बोला जाता है तो वो बहुत ही ऑथेंटिक होता है, आधिकारिक होता है। और इस दृष्टि से यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, लातिन अमेरिका के साथ, अफ्रीका के साथ, एशिया में जापान, इंडोनेशिया, चाइना तो है ही, जापान, इन सब देशों के साथ भी जिस तरह से भारत के संबंध हैं, जिस सब संबंध जितने बढ़े हैं, इस संकट से उनसे निपटना, फिर भारतीयों की जो हमारे कितने 3 लाख 4 लाख के आसपास जो है भारत वापस सुरक्षित लाए गए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सरकार का है। जैसे यूक्रेन में किया था ना, आप एक झंडा लगाइए, भारत का तिरंगा झंडा लगा करके, जो छात्र फंसे हुए थे, पूरा भारत चारों तरफ गोली बारूद बम चल रहे हैं, और उसके बीच में यूक्रेन में जो भारत की फंसे हुए थे बच्चे, इसी तरह से हवाई सेवाएं जहाँ ठप हो रही थी, वहाँ उन सबको, ऐसे लोगों को अभी भी, वैसे तो वहाँ 1 करोड़ से अधिक लोग हमारे खाड़ी के देशों में काम करते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था भारत में, चाहे केरल हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, सब में उस अर्थव्यवस्था में भी उसका लाभ होता है। तो वो वहाँ है, उनकी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री बार बार उनके राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रहे हैं कि भारतीयों की सुरक्षा की गारंटी हो, हमारे मिशन से, हमारे दूतावास से, हमारे हाई कमीशन से, सबको, जहाँ जहाँ हमारे भारतीय हैं, और खास करके खाड़ी के देशों में 1 लाख आदमी काम करता है, बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था उन पर निर्भर है। ये ठीक है कि ईरान उन देशों पर हमला कर रहा है जहाँ पर अमेरिकी अड्डे रहे हैं, वो भी एक बहुत खतरनाक, संयुक्त अरब अमीरात में, दुबई जैसी जगह, अबू धाबी जैसी जगह, वो संकट में आ गए, रियाद संकट में आ गया, जो मैंने सऊदी अरब पर भी कुछ ऐसे ठिकाने, चूँकि उन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए थे, भारत ने कभी अड्डे नहीं दिए, भारत ने कभी निर्भरता ऐसी अमेरिका के साथ नहीं दिखाई। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये जो शांति का शंखनाद है, एक बड़ा संदेश न केवल भारतवासियों के लिए है, बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों के लिए है कि वो भी इसको मिलजुल कर करें। अफवाहों से, काला बाजार, जो भारत में जिस तरह की पहले भी प्रवृत्ति रही है, गैस के लिए भी काला बाजारी हो रही है, उनकी सूचना तो प्रधान सरकार को है, तो उन्होंने राज्य सरकारों से भी अपील की है कि भाई आप उसको ध्यान रखें कि काला बाजारी न हो, ताकि सामान्य आदमी उससे प्रभावित न हो। यही तो सबसे बड़ा संकल्प है कि सामान्य लोग प्रभावित न हो, सरकार पूरा इंतजाम करे और राज्य सरकारें मिलकर, और मैं इसमें और जोड़ूंगा, अफवाहें न फैलने देने में कारपोरेट का, उनकी भूमिका, जो बड़े पदों पर है, वो भी ध्यान रखें कि ऐसी गलत अफवाहें, सूचनाएं न जा सके। मीडिया की भूमिका अपनी जगह है, सरकारी तंत्र तो है ही, इसी तरह स्वयंसेवी संगठन है, वो कालाबाजारी रोकने में सहयोग कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारे 10 करोड़ सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी भी कितने करोड़ संख्या अपना बताती है कि हमारे तो देश 3 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, या कम्युनिस्ट पार्टी का भी गढ़ रहा है। ऐसे संकट के समय वो पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाखों संख्या है, कालाबाजारी रोकने के लिए खाली पुलिस डंडा लेकर के जाएगी, रिश्वत, उसमें से कुछ लोग रिश्वत खा सकते हैं, लेकिन यदि संघ का आदमी वहाँ पर होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा, समाजवादी कार्यकर्ता होगा, वो सब एक, मैं मानता हूँ कि हमारे राजनीतिक दल में, चाहे वो डीएमके हो, एडीएम, उनकी सरकार है, जहाँ डीएमके की तमिलनाडु में सरकार है, तो यदि वहाँ अफवाहें उड़ेगी और अराजकता फैलेगी, झगड़े होंगे, यदि गैस के लिए, पानी के लिए, किसी संकट के लिए, ऊर्जा के लिए, हमारे पास जबकि ऊर्जा, हम परमाणु ऊर्जा भी हम उपयोग कर रहे हैं, सोलर में इतनी बड़ी क्षमताओं पर, गांव में भी सोलर से कितने पंप चल रहे हैं, 33-50 लाख पहुंच गई संख्या।
35 लाख की संख्या तो खुद सरकार ने बताई है। तो इसी दृष्टि से सोलर के पंप से काम हो रहा है, लोगों के घरों में सोलर लग रहा है, हमारे पास कोयले का अकूत भंडार है, ये भी एक भारत प्रकृति की संपदा हमारे पास है। तो इस दृष्टि से कोयले से बनने वाली बिजली हमें उपलब्ध है, पानी से बनने वाली बिजली उपलब्ध है। तो न बिजली का संकट हो न तेल का हो। हाँ, दिखाई देगा, और दूरगामी कब तक युद्ध चलेगा अभी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। ट्रंप जैसे कह सकते हैं कि जिनका कोई अनिश्चितता हो, 2 घंटे बाद क्या बोलेंगे कुछ पता नहीं चलता है, क्या करेंगे ये नहीं पता चलता। ईरान जो इससे बहुत प्रभावित हुआ है, इजराइल और उनकी लड़ाई तो 50 साल से चल रही है, ऐसे उससे भी ज़्यादा समय से आप कह सकते हैं। तो इसलिए उस लड़ाई को कहाँ मोड़ आएगा ये जानते हुए ही प्रधानमंत्री ने आज जो शंखनाद किया है वो शांति के लिए, एक शांति का जैसे उड़ाया जाता है। और अंत में फिर कहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता के लिए जब ये कहा जाता है कि उन्होंने भारत के सिक्किम के मुख्यमंत्री जितने समय सत्ता में रहे उससे अधिक 8,931 दिन पूरे कर लिए। मेरा कहना है कि सत्ता में रहते हुए केवल ये दिन पूरे नहीं किए, वो दुनिया के सबसे अधिक अनुभवी और अधिक समय सत्ता में रहने की दृष्टि से देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति भी, अमेरिकी राष्ट्रपति तो वहाँ 4 साल 8 साल से ज़्यादा रह ही नहीं सकता है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति 2012 से हैं। तो मैं फिर से याद दिलाऊंगा अपने दर्शकों को भी कि भारत के प्रधानमंत्री 25 वर्षों से राज कर रहे हैं, जो चीन के राष्ट्रपति के पास भी उतना अनुभव नहीं है राज करने का, चूँकि गुजरात में 13 साल और लगभग 11-12 साल यहाँ हो गए। तो ऐसी स्थिति में 25 वर्ष का जो अनुभव है वो केवल, सिक्किम तो छोटा राज्य था, चलिए वहाँ उन्होंने कर लिया, और जिस तरह से पवन कुमार चामलिंग का जो प्रभाव रहा वो तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर लगातार 10 वर्ष रहना और 13 वर्ष एक राज्य का मुख्यमंत्री रहना, इस दृष्टि से जो उन्होंने किया है वो विश्व में एक रिकॉर्ड है। पुतिन से तुलना इसलिए नहीं करेगा, रूस एक तो उसकी वहाँ की पॉपुलेशन ना उतनी है, और वहाँ पर तो उनका ही मतलब जैसे कहते हैं वो भी अपना पद बदलते हैं, कभी प्रधानमंत्री बनते हैं 99 से जब उन्होंने किया हुआ है, तो वो यदि 1-2 साल यदि है तो वो तो कभी प्रधानमंत्री बनते, कभी राष्ट्रपति बनते, सत्ता में रहते, जो उन्हीं का राज है वहाँ, और कोई पार्टियाँ तो है ही नहीं। तो रूस और चीन से तुलना नहीं करते हुए, लेकिन दुनिया का और कोई देश नहीं, अमेरिका यदि है, लेकिन चीन से भी तुलना, चूँकि हमारा मुकाबला तो व्यापार और आर्थिक दृष्टि से उनसे होता है, तो उनसे भी अधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जिसका जिक्र मैंने अभी हाल में जब एक पुस्तक मेरी आई उस पर भी किया, इसलिए अंत में फिर से याद दिला दूं, आप भी कहीं देखिए, रिवॉल्यूशनरी राज नरेंद्र मोदी 25 ईयर्स, 25 साल तो जो राज किया है, इसलिए मैं 8,931 दिन नहीं, मैं कहूँगा 25 साल राज करने वाले दुनिया के अकेले ऐसे शासन के प्रमुख हैं जो लोकतंत्र में सफल हैं, और सफल होने के लिए बार बार शांति का शंखनाद, सहअस्तित्व का शंखनाद कर रहे हैं। HSI में हम यही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, उनकी भी राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।